हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गोविंद पारेख सीरीज़ का 18th पेज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। तो आज का पहला टॉपिक क्या है? इसके पहले जो 17th पेज हम लोगों ने पढ़ा था उसमें आचार्य चरक के अनुसार क्षुद्र रोग हो गए थे। अब क्या आता है? आचार्य सुश्रुत के अनुसार ये क्या बताए गए हैं? क्षुद्र कुष्ठ, क्षुद्र रोग नहीं, क्षुद्र कुष्ठ। जो इसके पहले वाला पेज था उसका वीडियो अपलोडेड है, उसमें आचार्य चरक के अनुसार क्षुद्र कुष्ठ की ट्रिक वगैरह सब बताई जा चुकी है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्षुद्र कुष्ठ। तो सबसे पहले जैसे आचार्य चरक ने 5-5-1 की ट्रिक बनाई थी। 5 थे बात कफज, फिर पित्त कफज, फिर कफज। तो इन्होंने क्या किया है? इनके 5 कफज, फिर 1 बातिक बता दिया और जितने भी फिर बचे, कितने बचते हैं? 5। क्योंकि क्षुद्र कुष्ठ कितने होते हैं? टोटल 11। फिर 5 बचे, वो क्या बता दिए हैं? पित्तज। तो एक एक करके हम सबकी ट्रिक याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है कफज वाला। तो कफज प्रकृति का व्यक्ति कैसा होता है? स्थूल होता है, मोटा होता है। तो इसकी ट्रिक कैसी है? 1 सिद्ध रस महास्थूल। 1 सिद्ध रस महास्थूल। 1 से क्या हो गया? 1 कुष्ठ। सिद्ध से क्या हो गया? सिद्म। रस से क्या हो गया? रक्सा। महा से क्या हो गया? महाकुष्ठ। और स्थूल से स्थूल अरूस्क। अरूस्क को पूरा नाम क्या है? स्थूल अरूस्क। तो इस प्रकार कफज वाले की क्या ट्रिक हो गई? 1 सिद्ध रस महास्थूल। अब आता है बातिक। बातज कौन सा होता है? तो वो है परिसर्प। तो इसको कैसे याद करेंगे? परियों की बातें। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे हम परियों की कहानी सुनाते हैं, तो परियों की बातें करते हैं उससे। तो बात कौन? बातिक क्या हो गया? परियों की बातें। तो परिसर्प बातिक है। अब शेष जितने भी बचे वो क्या हो गए? पित्तज। तो इसको भी ऐड कर लो यहीं पर। पित्तज में कौन कौन से आते हैं? 5। तो इसकी ट्रिक है कीट चर्म दल पर विशेष चर्चा। कीट चर्म दल पर विशेष चर्चा। कीट से क्या हो गया? किटिब। कीट से क्या हो गया? किटिब। चर्म दल से चर्म दल। पर से क्या हो गया? पामा। विशेष से विसर्प। और चर्चा से विचर्चिका। ठीक है, तो ये 5 क्या हो गए? कीट चर्म दल पर विशेष चर्चा। कीट से किटिव, चर्म दल से चर्म दल ही है, पर से पामा, विशेष से विसर्प और चर्चा से विचर्चिका। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? असाध्य महाकुष्ठ। तो आचार्य चरक ने एक ही बताया। कौन सा बताया था? काकड़क कुष्ठ, जो कैसा होता है? सन्निपातज। ये हम लोग महाकुष्ठ में पढ़ चुके थे कि जो काकड़क कुष्ठ होता है वो असाध्य होता है। इसमें कौन सा दोष होता है? ये सन्निपातज होता है।
आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया? आचार्य सुश्रुत ने बोला है पुंडरीक, काकड़क, एक और बोला है, क्या बोला है? आदि बल प्रवर्त। तो इसकी क्या ट्रिक हो गई? आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा? आचार्य सुश्रुत ने कहा कि आपका कुष्ठ जो है वो कैसा हो गया है? असाध्य हो गया है आपका। अब इसकी क्या बनी? आ से आदि बल प्रवर्त, पा से पुंडरीक, का से काकड़क। ठीक है, सुश्रुत ने क्या बोला कि आपका कुष्ठ असाध्य है। अब आगे आया, गर्भिणी सर्प के काटने पर क्या लक्षण मिलते हैं? अब कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, तो वैसे प्रेग्नेंट क्या है? सर्प, अगर वो काट लेगा तो क्या लक्षण दिखेंगे? तो आचार्य चरक ने बोला कि मुख कैसा हो जाएगा? सफ़ेद, पांडु वर्ण का हो जाएगा। ओठ जो है वो उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, ओष्ठ शोथ। नेत्र कैसे हो जाएंगे? कृष्ण वर्ण के, क्योंकि वो गर्भिणी है तो उसे क्रोध ज़्यादा आ रहा है ना, तो उसका मुख पांडु वर्ण का हो जाएगा जिसको वो काटेगा। ओष्ठ कैसा है? ओष्ठ में शोथ है, नेत्र कृष्ण वर्ण। सुश्रुत ने भी वही बताया कि मुख कैसा हो जाएगा? पांडु वर्ण का, लेकिन इन्होंने बोल दिया ध्यमार्थ। मतलब क्या है कि आंखें जो है वो उसकी धंस जाएंगी। आंखें कैसी हो जाएंगी? धंस जाएंगी। ठीक है, अब है प्रसूता सर्प के काटने पर क्या लक्षण दिखेगा? तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उपजीविका रोग। ये पूछा जाता है कि उपजीविका रोग कौन से सर्प के काटने का लक्षण है? तो कौन से सर्प के काटने का लक्षण है? प्रसूता सर्प का। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है और ये दोनों आचार्यों ने बताया है। उपजीविका, अधिजीविका नहीं है यहाँ पर, क्या है? उपजीविका। और क्या है? मूत्र रक्त वर्ण का हो जाएगा, जृंभा, और उसे गुस्सा आएगा, क्रोध। आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला? उपजीविका के साथ रक्त मूत्रता और उदरशूल। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या आया है? स्नेह की मात्राएं। तो सबसे पहले तो हम संख्या याद कर लेते हैं। चबासु मतलब क्या हुआ? चरक, बाघभट्ट और सुश्रुत। इन्होंने क्रम से क्या क्या बताई हैं? 3, 4 और 5। ये क्या है? स्नेह की मात्राएं बताई हैं। तो चरक की कौन सी होती हैं? प्रधान, मध्यम और हीन। ठीक है, और बाघभट्ट ने क्या ऐड किया है? ह्रस्व मात्रा ऐड कर दी है। और ये सुश्रुत की ये वाली 5 हैं, चतुर्थ भाग वाली। चलो अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है आचार्य चरक के मतानुसार। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि समनार्थ कौन सी मात्रा है और शोधनार्थ कौन सी मात्रा है। तो देखो अपोजिट है, अगर समन करना है तो हमें कम देनी चाहिए थी, शोधन के लिए ज़्यादा। लेकिन आचार्य चरक ने क्या बोला कि जो प्रधान मात्रा है वो हम समनार्थ देते हैं और जो मध्यम मात्रा है उसे हम शोधनार्थ देते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आचार्य बाघभट्ट ने क्या कर दिया? आचार्य बाघभट्ट ने अपोजिट बताया है। उन्होंने क्या बोला कि जो प्रधान मात्रा है वो हम शोधनार्थ देंगे और जो मध्यम मात्रा है वो हम समनार्थ देंगे। ये किसने बोला है? बाघभट्ट ने। अपोजिट कर दिया। तो अब सबसे पहले आते हैं प्रधान मात्रा। प्रधान मात्रा कौन सी होती है? जो दिन व रात में पच जाए। इसका मतलब होता है कि जो 24 घंटे में पच जाए। 24 घंटे को और क्या कह सकते हैं? 8 याम। ठीक है, फिर ये तो पढ़ ही चुके हैं कि समनार्थ यूज़ करते हैं। अब इसका इंडिकेशन
गुल्म सबसे पहले ऐसे याद करो ट्रिक से कि क्या दो सांप वाले हैं, कौन कौन से, सर्प और विसर्प। सर्प में भी सर्प, दंश में भी सर्प आया है और विसर्प में भी सर्प है। तो जब सर्प काट लेता है तो क्या होता है, इंसान उन्मादी हो जाता है, पागल टाइप का हो जाता है और इधर उधर भागने लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उसको गुल्म हो जाएगा, क्योंकि गुल्म बात से होता है। फिर क्या होगा, मूत्रकृच्छ हो जाएगा उसको। तो इस प्रकार क्या होगा, दो सर्प वाले हैं, सर्प विसर्प, फिर वो इधर उधर भागेगा पागलों की तरह, तो क्या हो जाएगा, उन्माद, भागेगा तो क्या होगा, गुल्म उत्पन्न हो जाएगा। फिर बाद में क्या होगा, उसकी मूत्रकृच्छ हो जाएगी। अब आता है मध्यम मात्रा। तो इनके लिए क्या बोला है, जो दिन में पच जाए। दिन का मतलब क्या है कि जो 12 घंटे में पच जाए। 12 घंटे में कितने याम होंगे, 4 याम। और ये तो पढ़ चुके हैं कि इसमें किसमें यूज़ करते हैं, शोधनार्थ यूज़ किया जाता है। और देखो ये बहुत पूछा जाता है, मंद विभ्रंशा किसे कहते हैं। तो माँ से मध्यम मात्रा और माँ से ही क्या होता है, मंद विभ्रंशा। तो मंद विभ्रंशा किसके लिए बोल दिया, मध्यम मात्रा के लिए। अब इसका इंडिकेशन, इंडिकेशन में क्या है, अरुष्क, स्फोट, पीड़िका, कंडू, पामा, कुष्ठ। तो ये सब कुष्ठ रोग ही तो हो गए, त्वचा के विकार। तो ऐसे याद कर लो, जितने भी त्वचा के विकार हैं सबसे पहले तो वो। अब इसमें ऐड क्या कर देंगे, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सब त्वचा के विकार हैं। तो मध्यम मात्रा किस में हम लगाते हैं, त्वचा में। त्वचा में कौन कौन से रोग हो जाते हैं, यही सब है, अरूसक, स्फोट, पीड़िका, कंडू, पामा, कुष्ठ, है ना। इसमें मेन ये पूछा जाता है, इसकी ट्रिक लिख लो, केपी वर्मा। कोई केपी वर्मा नाम का इंसान है, उसको हमने क्या दी है, स्नेह की मध्यम मात्रा दी है। तो केपी वर्मा से क्या हो गया, कुष्ठ, के से कुष्ठ, पी से प्रमेह और वर्मा से क्या हो गया, बात रक्त। तो एक केपी वर्मा का इंसान है, उसको हमने क्या दिया है, स्नेह की मध्यम मात्रा। और प्रधान मात्रा किस में दे रहे थे, वो सर्प विसर्प वाले हैं। अब याद करते हैं हीन मात्रा। हीन मात्रा क्या है, जो आधे दिन में पच जाए। आधे दिन का क्या मतलब होता है, आधे दिन का मतलब होता है 6 घंटे। 6 घंटे मतलब 2 याम। अब इसकी क्या ट्रिक है, इसकी ट्रिक है कि हमने हीन मात्रा किसको देंगे, हीन मात्रा देंगे जैक नाम का कोई बच्चा है। क्या नाम का बच्चा है, जैक नाम का। तो जैक से क्या हो गया, जे से हो गया ज्वर, ए से अतिसार, सी से क्या हो गया, कास। तो केपी वर्मा को हमने मध्यम मात्रा दी, लेकिन एक जैक नाम का बच्चा है, उसको हम क्या देंगे, कम मात्रा देंगे। तो हीन मात्रा किसको दे रहे हैं, जैक नाम के बच्चे को। जैक से क्या हो गया, ज्वर, अतिसार और कास। इस प्रकार हमारा चरक के अनुसार स्नेह की मात्रा कंप्लीट हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आचार्य सुश्रुत के मतानुसार। तो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग पढ़ चुके, अब आगे आ गया आचार्य सुश्रुत के मतानुसार। तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने 5 मात्राएं बताई हैं। पहली क्या बताई है, चतुर्थ भाग गते हानि। इसका मतलब क्या है कि जो एक प्रहर में पचने वाली होती है, जो कितने प्रहर में पच जाए, एक प्रहर में। चतुर्थ भाग गते अहनि। अहनि का मतलब क्या होता है, पूरा दिन। अह का मतलब होता है दिन, ठीक है। तो दिन मतलब 12 घंटे। अब इसने बोला है उसका चतुर्थ भाग, तो इसका चतुर्थ भाग कितना हो गया, 3 घंटे, है ना। आह का मतलब होता है 12 घंटे। अब इसने बोला है कि गते आहनि। आहनि का मतलब चतुर्थ भाग का चतुर्थ भाग, मतलब एक दिन का चौथा भाग कितना हो गया, 3 घंटे। तो इनके कहने का मतलब है कि जो 3 घंटे में पच जाए।
तो सबसे पहली क्या बताइए, जो 3 घंटे में पच जाए। दूसरा क्या बोला है, अर्ध को दिवस। अब इसका मतलब क्या होता है, पूरा दिन कितने घंटे का होता है, 12 घंटे का, ठीक है। अब इसने बोला है अर्ध को दिवस, तो इसका आधा क्या हो गया, 6 घंटे। तो सबसे पहले जो 3 घंटे में पच जाए, फिर 6 घंटे में पच जाए। अब आता है चतुर्थ भाग अवशेषे। क्या हुआ, चतुर्थ भाग अवशेषे। तो चतुर्थ भाग अवशेषे का क्या मतलब होता है, 9 घंटे। पहले 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 24। संपूर्ण दिन मतलब 12 घंटे। और फिर आता है दिन व रात मतलब 24 घंटे। तो इनका मेन ये हो गया कि 3 घंटे, फिर 6, फिर 9, फिर 12 और फिर 24। इन्होंने घंटे के अनुसार बता दिया है। तो ये 3 का पहाड़ा पढ़ लो तो हो जाएगा 3, 6, 9, 12, 24। अब हम लोग इसके इंडिकेशन की ट्रिक लिख लेते हैं। अग्नि, बीबी, स्नेह, श्रेष्ठ, कुष्ठ आदि में, ठीक है। तो ये ट्रिक क्या है, अग्नि से कौन जल गई, बीबी, तो अग्नि बीबी। तो अग्नि से जलने पर क्या श्रेष्ठ होगा, स्नेह श्रेष्ठ। और स्नेह किसमें श्रेष्ठ है, कुष्ठ आदि में। तो ये क्या ट्रिक बन गई, अग्नि बीबी स्नेह श्रेष्ठ है कुष्ठ आदि में। तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले था कि जो 1 प्रहर मतलब 3 घंटे में पच जाए, तो उसका इंडिकेशन क्या है, अग्नि से क्या हो गया, अग्नि दीपक होती है, ठीक है। ये जो 3 घंटे में पचाएगी वो हम किस में देंगे, अल्प दोष में, 6 घंटे वाली मध्यम दोष में और 9 घंटे वाली अधिक दोष में। ये कभी पूछा नहीं जाता है। अग्नि से क्या हो गया, अग्नि दीपक। बीबी से क्या हो गया, ब्रह्य और ब्रंगड़। 1 बी से ब्रह्य, 1 बी से ब्रंगड़। फिर स्नेह से क्या हो गया, स्निग्ध कारक, ठीक है। श्रेष्ठ से क्या हो गया, जो सभी रोगों में हितकर हो, सभी रोगों में हितकर हो। लेकिन किनको छोड़कर, ग्लानि, मद और मूर्छा को छोड़कर। श्रेष्ठ का मतलब क्या होता है, जो सभी रोगों में हितकर हो। अब आगे आता है कुष्ठ आदि में। कुष्ठ आदि से क्या हो गया, कुष्ठ, विष, उन्माद, अपस्मार व ग्रह में कौन सा उपयोगी होगा, 24 घंटे वाला। एक चीज़ छूट गई कि ये चतुर्थ भाग अवशेषे का क्या मतलब है। चतुर्थ भाग गते हानि तो समझ गए, अर्ध को दिवस भी समझ गए। अब आता है चतुर्थ भाग अवशेषे। तो देखो, एक पूरा दिन जो होता है वो कितने घंटे का होता है, 12 घंटे का होता है। अब 12 घंटे में कितने प्रहर होते हैं, 4 प्रहर होते हैं 3-3 घंटे के, ठीक है। एक प्रहर में 3 घंटे होते हैं। तो इस प्रकार 3, 3, 3, इन तीनों को ऐड कर लो। और ये जो चौथा उसने क्या बोला, चतुर्थ भाग अवशेषे। जो चौथा वाला है प्रहर उसको हम हटा देंगे। तो कितना बचा, 3, 3, 6 और 3, 9, 9 घंटे का। टोटल मिला के कितने हो गए, 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12, 12 घंटे हो गए। मतलब एक दिन।
एक दिन में कितने होते हैं? 4 प्रहर होते हैं। 4 प्रहर बराबर कितना होता है? 1 प्रहर बराबर 3 घंटे। तो उन्होंने बोला कि चतुर्थ भाग अवशेष है, तो जो चौथा भाग है वो हमने हटा दिया, 3 भाग बचे, तो वो कितना हो गया? 9 घंटे। अब आगे है सर्पी की संज्ञा। तो आचार्य चरक ने क्या बोला? आचार्य चरक ने कहा जो पुराण घृत होता है वो हम किसको कहेंगे? जो 10 वर्ष तक का घृत है उसे हम क्या बोलेंगे? पुराण घृत। उसमें से कैसी गंध आनी चाहिए? उग्र गंध। ठीक है। अब प्रपुराण के लिए क्या बोला है? 100 वर्ष नहीं बोला है। उन्होंने बोला है कि जो 10 वर्ष से अधिक का जो घृत होता है वो क्या होता है? प्रपुराण। उससे कैसी गंध आनी चाहिए? लाच्छा रस के समान होना चाहिए। और वो कैसा होता है? सभी रोगों को हरने वाला होता है, मेध्य होता है और विरेचन कराता है। फिर बात करते हैं आचार्य सुश्रुत की। उन्होंने क्या बोला है? कुंभ सर्पी। तो कुंभ सर्पी के लिए क्या बोला है? 111 ना बोल के उन्होंने बोला है 11 से 100 वर्ष तक का जो घी होता है वो क्या कहलाता है? कुंभ सर्पी। और इसको क्या बोला है? रक्षोग्न। अब इसको कैसे याद करेंगे कि जो मटका होता है, मटके में ही तो हम घी की रक्षा करते हैं। तो मटका से क्या हो गया? कुंभ मतलब मटका, और रक्षा से क्या हो गया? रक्षोग्न। आगे आचार्य सुश्रुत ने तो कुंभ सर्पी बोल दिया 11 वर्ष से 100 वर्ष तक, लेकिन आचार्य डल्हर ने क्या कहा? आचार्य डल्हर ने बोला 111 111 साल 111 वर्ष का जो सर्पी होता है उसको कुंभ सर्पी की संख्या दी है। और इन्होंने बोला कि जो 100 वर्ष के बाद का होता है उसको क्या कहेंगे? महासर्पी। सुश्रुत ने क्या कहा कि जो 100 वर्ष के बाद का होगा उसको हम महासर्पी की संज्ञा देंगे। इस प्रकार हमारा 18th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अगर किसी को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ ले। थैंक यू।